नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 3 सितंबर वर्ष 2021 और टेंथ स्टैंडर्ड में साइंस वन का थर्ड चैप्टर का स्वाध्याय हम लोग कर रहे थे। और स्वाध्याय में ये 5 प्रश्न मैं आपको समझा दिया था मैंने। अब छठवां हम लोग देख लेते हैं। नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार का ऑक्सीकरण या अपचयन हुआ है, ये पहचानिए। मतलब किस अभिकारक का ऑक्सीकरण या अपचयन हुआ है, ये पहचानना है। जैसे कि Fe+S, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है। ये रिएक्शन दिया था और बोला था कि किसका ऑक्सीकरण या अपचयन हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि Fe का ऑक्सीकरण हुआ है और S का अपचयन हुआ है। कैसे कैसे? क्योंकि देखो, ये Fe ने जब कोई यौगिक बनता है ना, तो ये पहला वाला जो है धनात्मक होता है, दूसरा वाला ऋणात्मक होता है। यहाँ पर Fe में कोई आवेश नहीं है, S में कोई आवेश नहीं है, लेकिन Fe ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आवेश बनाया और S ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेश बनाया। तो धन और ऋण आवेश की वजह से यौगिक बना। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, यह ऑक्सीकरण हुआ। तो इसलिए Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है और S का अपचयन हो रहा है। बात समझे कि नहीं? अब यहां पर भी पहचानना है आपको। देखो यहाँ पर Ag2O से क्या बन गया, Ag बन गया, यानी ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है। यहाँ पर इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, तो Ag2O का क्या हुआ, यहाँ अपचयन हुआ ना। ऑक्सीजन का निकल जाना यानी अपचयन होना। फिर ऐसे ही यहाँ पर देखो Mg+O2, यहाँ मैग्नीशियम में, जो मैग्नीशियम है इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन से का जुड़ना यानी क्या, ऑक्सीकरण होना। तो यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर NiO में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन होता है। तो इसलिए NiO का अपचयन हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण भी हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो किसका अपचयन हुआ वो लिखो, NiO का अपचयन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें से निकल गई है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया है। दोनों लिख, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन है, दोनों लिखना है। हम्म। अब नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण विविध सोपानों से संतुलित कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेंगे। क्या रिएक्शन है? सेवंथ का रिएक्शन क्या है, H2S2O7। ये लिक्विड फॉर्म में है इसलिए L लिखा है, प्लस H2O, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। एरो क्या बना, H2SO4 लिक्विड, ये बन गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में अणुओं की संख्या देख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अणुओं और इधर क्या, इधर हम लोग क्या लिखें, कौन कौन से अणु हैं। पहले कॉलम में अणु के नाम लिखो, अणु के नाम। तो अणु कौन कौन है, तो एक तो हाइड्रोजन है, फिर S है, फिर O है, H लिख चुके हैं, O भी लिख चुके हैं, तो तीन ही अणु हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में अणुओं की संख्या और राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में अणुओं की संख्या।
तो हाइड्रोजन देखते हैं कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, कितना है 4 है। फिर सल्फर देखो, यहाँ पे H2 2 सल्फर है। ऑक्सीजन कितना है, ये 7 और इधर 1, यानी कि 7 और 1 8 ऑक्सीजन है। राइट साइड में देख लेते हैं, राइट साइड में हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। यही है ना। तो हमको यहाँ पे संतुलित क्या करना पड़ेगा, किसको संतुलित करेंगे? हाइड्रोजन को कर देते हैं, चलो हाइड्रोजन को करते हैं। तो हाइड्रोजन को संतुलित करना है तो राइट साइड में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो हम लोग डायरेक्ट मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, H2S2O7। लेफ्ट साइड हमको वैसे ही लिखना है, कुछ नहीं करना है। H2O वैसे ही, यहाँ पर राइट साइड में 2 से गुणा कर देंगे, 2H2SO4। अब एक बार फिर से हम लोग देखेंगे बैलेंस हुआ कि नहीं। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 4। लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। राइट हैंड साइड में हमने गुणा किया है तो राइट हैंड साइड में चेंज होगा। देखो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, सल्फर देखो 2 हो गया है, ऑक्सीजन 2 चौक 8, संतुलित हो गया ना। तो ये है अपनी संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही, ऐसे आप लोग सब कर लोगे। ऐसे ये तीनों आप लोग खुद से करना, ट्राई करना, नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं। हाँ, आप नीचे दी गई कौन सा, ये लास्ट वाला कि सेकंड लास्ट वाला? सेकंड लास्ट वाला, चलो देख लेते हैं क्या है। हाँ, क्या है, Ag, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस HCl, ये एक्वस फॉर्म में है, एरो AgCl, ये और ये डाउनवर्ड है मतलब ये अवक्षेप है, प्लस हाइड्रोजन, ये अपवर्ड एरो मतलब ये गैस है हाइड्रोजन। तो पहले तो क्या क्या अणु, अणु कौन कौन से हैं? अणु एक तो Ag है, फिर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में कितने अणु हैं वो देख लेते हैं। Ag कितना, एक है, हाइड्रोजन भी एक है, क्लोरीन भी एक है। फिर राइट हैंड साइड में भी Ag 1 है, Cl 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में जहां भी हाइड्रोजन है उधर 2 से गुणा करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कहाँ, इधर है, तो इधर 2 से गुणा करेंगे ना। तो Ag प्लस इधर 2 से गुणा करेंगे 2HCl हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AgCl प्लस H2 हो जाएगा, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड में 2 से गुणा कर दिया हमने। तो वापस देखते हैं क्या बैलेंस हुआ, क्या अणु कौन कौन से हैं, Ag, H और Cl है। लेफ्ट हैंड साइड में, देखो Ag 1 है, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, ये 2 अब दोनों के साथ हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, Ag अभी भी 1 है, क्लोरीन अभी भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया। तो हाइड्रोजन तो ये आपका Ag और हाइड्रोजन ये 2 बैलेंस है, Cl बैलेंस नहीं है। अब Cl को बैलेंस करने के लिए आपको राइट साइड में जहां भी क्लोरीन है उधर 2 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 2 से गुणा, बराबर। तो मैं यहीं पे कर देता हूं, चलो राइट साइड में 2 से गुणा करना है, कहाँ, जहां Cl है, यानी लेफ्ट साइड वैसे ही रहेगा, Ag प्लस 2HCl एरो, यहाँ पे
हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2AgCl हो जाएगा प्लस H2। अब बैलेंस हुआ क्या देखते हैं, अभी भी बैलेंस नहीं है ना। देखते हैं, देखो अगर ये रिएक्शन हम लोग देखें अभी जो किया है, तो अणु अणु कौन कौन से हैं, AgH और Cl। लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करते हैं। देखो Ag कितना है, Ag 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। Ag 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2। राइट हैंड साइड में Ag 2 क्लोरीन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। तो इस तरह से बन रहा है, देखो। अब करना क्या है, Ag को बैलेंस करना है, तो लेफ्ट साइड में Ag में 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, बराबर। यानी ये जो समीकरण हमको मिला है, यहाँ लेफ्ट साइड में Ag में 2 से गुणा करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा ये जो Ag है ये अब क्या बन जाएगा, 2Ag बन जाएगा। Ag हो गया 2Ag, बाकी सब वैसे ही लिखना है, 2HCl एरो 2AgCl प्लस H2। अब देखो सब बैलेंस है, यहाँ भी 2Ag है, यहाँ भी 2Ag है, यहाँ 2H है, यहाँ भी 2H है, यहाँ 2Cl है, यहाँ भी 2Cl है। बैलेंस हो गया ना, संतुलित हो गया। कोई डाउट? नो। ओके, अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न तो मैंने आपको कितना, 2 बता दिया ना, 2 पहला और तीसरा बता दिया है, दूसरा और चौथा आप लोग करना। आपको बताना है कि नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माग्राही है या ऊष्मादायी है। तो देखो राइट साइड में अगर ऊष्मा, एरो के बाद अगर ऊष्मा देख रहे हो तो ऊष्मादायी हो गया है ना। एरो के बाद अगर ऊष्मा है कहीं, जैसे यहाँ देखो एरो के बाद ऊष्मा, यहाँ एरो के बाद ऊष्मा है, तो ये ऊष्मादायी अभिक्रिया हो गई, है कि नहीं। और अगर कहीं पर एरो के ऊपर ट्रायंगल जैसा बना है या फिर एरो के पहले कहीं ऊष्मा लिखा हुआ है, तो वो ऊष्माग्राही अभिक्रिया होती है। हो गया ये, 8वां समझ गए ना। फिर लास्ट क्वेश्चन है जोड़ियां मिलाइए। तो जोड़ियां मिलाई, देखो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है, BaCl2ZnSO4। तो इसका रिएक्शन ये इसके जैसा होगा, BaSO4ZnCl2। किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, युग्म विस्थापन अभिक्रिया हो गई। 2AgCl है, तो ये 2Ag प्लस Cl2 बन जाएगा विघटित होकर, तो ये दूसरा जो है अपघटन अभिक्रिया हो गई। तीसरा CuSO4 प्लस Fe है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, Fe ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया तीसरा। फिर चौथा देखो H2O प्लस CO2 है, तो ये रिएक्शन ये मिल करके क्या बन रहा है, H2CO3 बन जाएगा। यहाँ पे देखो 2 अभिकारी पदार्थ एक ही उत्पाद बना रहा है, तो ये संयोग अभिक्रिया हो गई। समझ में आई बात? सॉरी। तो ये पूरा एक्सरसाइज खत्म होता है 3rd चैप्टर का। आगे बढ़े, चौथा चैप्टर भी स्टार्ट कर देते हैं। चलो चलो अब हम लोग समझते हैं, चौथा चैप्टर साइंस 1 का शुरू करते हैं, विद्युत धारा के प्रभाव। इसमें देखो ये सब रेड्यूस कर दिया गया, थोड़ा याद कीजिए, मैं जो प्रश्न पूछा है वो नहीं करना है, परीक्षा में नहीं रहेगा।
ये फर्स्ट पैराग्राफ ये भी परीक्षा में नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, है ना। यहाँ पर दिया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। विद्युत वाहक तार से प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत प्रेरण, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र और इनके कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर ये सब नहीं पूछा, ये चित्र बना करके उसके बारे में पूछा था, वो एग्जाम में नहीं है। निरीक्षण कीजिए, चर्चा कीजिए, आकृति नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ समझता है, जहां पर कोई विद्युत का स्रोत हो, तार हो, उसमें उपकरण जुड़े हुए हो, विद्युत परिपथ होता है। जैसे ऊपर ये सब जो है वो विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ को संकेत में दर्शाते हैं, देखो ये देखो, ये जो प्लस माइनस ये क्या है, बैटरी है। फिर ये जो लाइंस जो दिख रहे हैं ये सब क्या है, तार हैं, तार। ये जो ऐसा ब्रैकेट डाल के डॉट किया है, ये इसको बोलते हैं प्लग कुंजी। क्या बोलते हैं, प्लग कुंजी। मतलब ये स्विच है, स्विच। इससे हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्विच है ये। जैसे डॉट डाल दिया मतलब ऑन हो गया, डॉट आप निकाल दो तो ऑफ हो गया, स्विच ऑफ। अभी ये स्विच ऑन है कि स्विच ऑफ है, स्विच ऑन है। अंदर डॉट है मतलब स्विच ऑन है, ये डॉट निकाल दो मतलब अब स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर देखो इसी तार में स्विच के बाद में क्या जोड़ा है, प्रतिरोध जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, प्रतिरोध। इसको ये प्रतिरोध का निशानी है, प्रतिरोध का चिन्ह है ये। प्रतिरोध के बाद क्या जोड़ दिया है, अमीटर जोड़ दिया है। अमीटर क्या बताता है, अमीटर कोई भी जानता है ये अमीटर क्या बताता है, किसी को नहीं मालूम। ये अमीटर विद्युत धारा का परिमाण बताता है, कितनी करंट प्रवाहित हो रही है वो अमीटर बताता है। जैसे घड़ी हमको टाइम बताती है ना, वैसे अमीटर हमको बताता है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। समझे कि नहीं। फिर इस अमीटर को वापस से बैटरी से जोड़ दिया है। अब ये जो प्रतिरोध था इसके ठीक समांतर वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। वोल्ट मीटर क्या बताता है कि विभवांतर कितना है, ए और बी से जोड़ा गया तो ए और बी के बीच का विभवांतर बताता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारे घर में 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी है। हम्म, विभवांतर, विभवांतर होने की वजह से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में हमेशा दो बिंदुओं के बीच कोई ना कोई विद्युत विभवांतर होता ही है। वो विभवांतर हम लोग वोल्ट मीटर जोड़ करके बता सकते हैं। जैसे पानी का लेवल होता है ना, एक पानी का लेवल अगर ऊपर है दूसरे पानी का लेवल नीचे है तो पानी बहता है। कब तक बहता है, जब तक दोनों लेवल सेम नहीं हो जाए। ऐसे विभवांतर की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इस विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं। तो इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये है क्या। सामग्री देखो, एक कृति दी है, सामग्री है, संयोजन तारें लिया गया है, विद्युत सेल लिया है, विद्युत परिपथ, वोल्ट मीटर, अमीटर, प्लग कुंजी इत्यादि। ये सब हमने अभी डायग्राम में देखा। तार जो लाइन है वो तार है, जो प्लस माइनस जो था वो सेल है, जो ऐसा जिग जैग लाइन करके था, जेड जैसा, जेड है ना, जेड जैसे जो लाइन थी विद्युत प्रतिरोध है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया है, करंट मापने के लिए अमीटर लगाया है, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए प्लग कुंजी लगाया है। अब जैसा कि आकृति में दिखाया है वैसा ही परिपथ जोड़ना है, परिपथ की विद्युत धारा का मापन करना है। अमीटर किससे मापेंगे, परिपथ की विद्युत धारा अमीटर से मापेंगे। प्रतिरोध के दोनों सिरों यानी ए और बीच का विभवांतर वी ए बी का मापन कीजिए।
अमीटर से करंट मापेंगे, वोल्ट मीटर से विभवांतर माप लेंगे। आप देखोगे कि बिंदु ए पर का विभव बिंदु बी के विभव की अपेक्षा अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि ए जो है माइनस से जुड़ा हुआ है, ए विद्युत शेल के धन से जुड़ा है और बी विद्युत शेल के ऋण से जुड़ा है। ए प्लस से जुड़ा है, तो जो प्लस से जुड़ा रहेगा उसका विभव हमेशा अधिक रहेगा। नहीं समझे आप? जैसे ये देखो, ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है ये प्लस से जुड़ा हुआ है, और ये जो पॉइंट बी है ये सेल के माइनस से जुड़ा हुआ है, इसलिए ए का विभवांतर बी के विभवांतर से अधिक होगा। हाँ, फिर अब देखो, ए का विभवांतर अधिक है, बी का विभवांतर अधिक है, तो ये जो विद्युत आवेश है, ये जो विद्युत आवेश है वो कहां से जाएंगे? ए से बी की तरफ जाएंगे कि बी से ए की तरफ जाएंगे? यस, जैसे पानी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल तक जाता है, वैसे ही जो विद्युत आवेश है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो यहाँ जो आवेश Q है वो ए से बी की ओर जाएगा, है ना? तो ए से बी तक जाते समय जो कार्य है वो कितना हो जाएगा? VAB। VAB के इतना कार्य हो गया। कार्य कितना हो गया? VAB। ये जो ए और बी के बीच का जो विभवांतर है ना, VAB, वो क्या दर्शाता है? ए से बी तक, किसी आवेश को ए से बी तक ले जाने में जो कार्य हुआ है वो दर्शाता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, हाँ। फिर अब देखो, एक सवाल पूछा है कि जब जब ये कार्य हुआ यहाँ पर, तो कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कहाँ से आई? तो ये ऊर्जा हमको मिलती है सेल से। ये जो आवेश जो प्रवाहित हो रहा है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो ये इस आवेश को प्रवाहित करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए ना, ताकत चाहिए कि नहीं? तो ये ताकत कहाँ से मिल रही है? ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? सेल से मिल रही है। तो सेल ने यह ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी। ठीक है, तो ऊर्जा का स्रोत सेल है, सेल ने यह ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी, जहां VAB इंटू Q कार्य घटित हुआ। VAB इंटू Q कार्य घटित हुआ, तो कार्य कितना हो गया? VAB इंटू Q, क्योंकि आवेश Q था तो Q से गुणा हो गया, तो कार्य कितना हो गया? VAB इंटू Q। हाँ, सही प्रश्न है, वेरी गुड। देखो, अ, एक सूत्र है VAB का, एक सूत्र है, एक मिनट पेंसिल ले लूं तो मैं बताऊं आपको, लिखना पड़ेगा यहाँ पर मुझे। हाँ, देखो, VAB का एक सूत्र है, कार्य बटे आवेश। वी हाँ, क्यू आवेश को बोलते हैं, वो बोल रहे कि ये VAB क्यों कैसे कैसे आ गया। वो पूछ रहे कि कार्य बराबर VAB इंटू क्यू कैसे हो गया। मैं उसका उत्तर देने जा रहा हूँ। एक सेकंड जरा रुको, मैं थोड़ा पेंसिल ले लूं फिर आपको बताता हूँ ये, ठीक है?
देखो बेटा, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। और इन्होंने क्या पूछा कि क्यू कैसे आ गया, मैं अपने नोटबुक में ही समझा देता हूँ। एक्चुअली एक सूत्र है कि विभवांतर विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। विभवांतर का मतलब होता है V। अब यहाँ हम विभवांतर बिंदु A और B के बीच माप रहे हैं ना, तो इसलिए विभवांतर को हम लोग VAB लिख रहे हैं। VAB का मतलब बिंदु A और B के बीच का विभवांतर। माइक बंद करो। फिर ये कार्य और आवेश को, माइक बंद करो बेटा। क्या नाम है इसका? इसका माइक ऑन है। इसका नाम बताओ ना बेटा। सहभाग गौतम, सहभाग गौतम, माइक ऑफ करो। देखो, आवेश को हम लोग क्या लिखते हैं? क्यू लिखते हैं। आवेश को क्या लिखते हैं? क्यू। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्य बराबर VAB इंटू क्यू। कार्य बराबर क्या हो गया? VAB इंटू क्यू। समझा है क्यू कैसे आया? तो सेल ने ऊर्जा दी है और उस ऊर्जा की वजह से VAB इंटू क्यू कार्य घटित हुआ है। तो उसका कारण VAB इंटू क्यू कार्य क्यों हो रहा है? ये सूत्र की वजह से हो रहा है। हाँ, अब Q विद्युत आवेश T समय तक यदि A से B की ओर गया, यह का तो मतलब समय यदि T लग रहा है, बिंदु A से B तक ये आवेश पहुंचाने में यदि समय कितना लग रहा है? T लग रहा है। तो क्या होगा देखो, तो उस समय में VABQ इतनी ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी गई, इस ऊर्जा का क्या होगा? ये जो ऊर्जा जो बनी है यहाँ पर VAB इंटू क्यू, ये ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। किस में रूपांतरित हो जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, और उसकी वजह से विद्युत प्रतिरोध का तापमान बढ़ने लगता है। जब हम लोग कार्य करते हैं तो ऊर्जा खर्च होती है ना बेटा। तो अब इसका ये जो पूरा लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ देखो। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु A से B तक ये विद्युत आवेश को बिंदु A से B तक पहुंचाने में कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए टाइम हो चुका है। अच्छा, ठीक है। तो ये कार्य के लिए जो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा इसमें ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण ये जो तार है ये गर्म हो जाता है। ये जो प्रतिरोध है वो गर्म हो जाता है। तो यानी विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बात समझे? तो ठीक है, मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूं। आप लोग स्वाध्याय पूरा करिए बेटा। प्रश्न चैप्टर 3 का पूरा स्वाध्याय कंप्लीट करिए। ठीक है, चलो चलो बेटा, एक एक करके लेफ्ट हो जाइए आप लोग। बाय बेटा, बाय।